ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, इन सभी के नाम से हम सभी के जहन में डर पैदा होता है और आंखों के सामने विनाश का दृश्य दिखाई देता है। परंतु आज जो मेरे साथ गेस्ट है, उन्होंने इसी सब्जेक्ट पर बहुत गहनता से अध्ययन किया है और यहाँ तक कि भारत की एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें भारत की परमाणु सहेली के सम्मान से सम्मानित किया गया है और वो कई वर्षों से परमाणु ऊर्जा के बारे में जागरूकता पैदा कर रही हैं आम भारतीय जन में। और उन्होंने इस पूरे वीडियो में परमाणु ऊर्जा को इतनी आम और साधारण भाषा में समझाया है कि हर भारतीय आराम से समझ सकता है। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अपने बच्चों को भी जरूर दिखाएं। भारत की परमाणु सहेली डॉक्टर नीलम गोयल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर क्षेत्र की चुनौतियों को पार कर आपने भारत की विशेष महिला होने का गौरव प्राप्त किया है। हरियाणा हो या गुजरात, दोनों ही जगह पर परमाणु ऊर्जा प्लांट लगाने में आपकी अहम भूमिका रही है। तो आइए जानते हैं, विकासशील से विकसित देश बनते भारत का भविष्य क्या परमाणु ऊर्जा है? जीवन के रंग रश्मि के संग में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे साथ हैं डॉक्टर नीलम, भारत की परमाणु सहेली। नमस्कार। तो दी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि परमाणु ऊर्जा क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या हो सकता है? देश के लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मतलब ये आधारभूत जो भारत के स्तंभ हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, जिसमें पूरा भारत टिका हुआ है, उसकी जो बेस बैकबोन है वो है पानी और बिजली। हाँ। आपने बात की परमाणु ऊर्जा की, तो परमाणु ऊर्जा बिजली बनाने का ही एक बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। तो इससे हम वापस से बिजली बना सकते हैं, मतलब बिजली बनाने का बहुत बड़ा रोल अदा करती है परमाणु ऊर्जा। और हमारे पास सबसे ज़्यादा परमाणु ईंधन है पूरे विश्व का, 1/3 एटॉमिक फ्यूल अकेले भारत के पास है, जो कि साफ सुथरा सस्ता विकल्प है बिजली बनाने का। क्या बात है। तो इससे बिजली बनाई जा सकती है और हमारे जो व्हीकल हैं उनको चलाने के लिए हमें डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, उसका ऑल्टरनेट भी जो हाइड्रोजन ऊर्जा है उसको बनाने में भी परमाणु ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है। तो और दूसरा, अपनी हेल्थ में जो कैंसर का जो बीमारी है उसके इलाज में भी परमाणु ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। एग्रीकल्चर में रोल है, अपनी इंडस्ट्री में रोल है। हमारे हजारों फीट नीचे जो पाइपलाइन दबे रहते हैं उनमें कोई लीकेज ना हो, उसको कैसे पता करेंगे, उसमें रोल है। तो परमाणु ऊर्जा एक बहुत बड़ी शक्ति है और भारत में इसका बहुत बड़ा रोल हम जो देख पा रहे हैं, आने वाला फ्यूचर देख पा रहे हैं, वो बिजली का बहुत बड़ा रोल है। दी, ये जो भारत की परमाणु सहेली, ये जो आपको सम्मान मिला है, मेरे ख्याल से भारत में आप पहली स्त्री ऐसी है जिनको ये सम्मान प्राप्त है। हाँ जी। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? एक्चुअली मेरा पीजी अर्थशास्त्र में है, क्योंकि बिजली बैकबोन है। तो बात आती है कि बिजली बनाने के सोर्सेस कौन कौन से हैं, कि पानी है, हवा है, सूर्य है, अपना कुछ मात्रा में पेट्रोल डीजल से भी बनती है, गैस से भी बनती है। वहीं एक बहुत बड़ा सोर्स है परमाणु ऊर्जा। अब बात करते हैं सूर्य से। तो सूर्य से हम हमारी डोमेस्टिक जो डिमांड है, जो घरेलू डिमांड है, उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि सूर्य से हम केवल दिन में बिजली बना सकते हैं, रात में बरसात में नहीं बना सकते। जबकि बड़ी बड़ी फैक्ट्री को चलाना है, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज को चलाना है, तो आपको बेस लोड बिजली चाहिए। और पानी से भी हम लिमिटेड बिजली बना सकते हैं, और हवा से हम जहाँ तेज हवाएं चलती वहाँ बिजली बना सकते हैं। और पेट्रोल, डीजल और कोयला तो ये हम पूरे देश का 1/3 हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास उतना अच्छा कोयला नहीं है और ये सब कार्बन एमिट करते हैं। तो बात आती है कि भारत को यदि कार्बन फ्री बिजली चाहिए, स्वच्छ चाहिए, सस्ती चाहिए, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है परमाणु ऊर्जा। लेकिन परमाणु का नाम आते ही लोगों के मन में एक नेगेटिविटी है, लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है, या लोग इसको परमाणु बम से जोड़ते हैं। तो मैंने सन 2008 में भारत के परमाणु बिजली घरों की कार्यप्रणाली का अध्ययन, इससे संबंधित क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य पर प्रभाव, इस विषय पर मैंने पीएचडी किया। और सन 2008 में मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय से उपाधि मिली और सन 2009 में मैंने पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग किया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मुंबई, भारत सरकार। वहाँ मैंने इसे और गहराई से जाना। मतलब लोगों की जो मिथ है उनको मैंने और
क्लियरिटी से जाना और ये जाना कि ये देश के विकास में अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। तो मैंने जब ये पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग किया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई भारत सरकार, तो वहाँ से मुझे नाम मिला भारत की परमाणु सहेली। और उस समय मुझे इतना पता नहीं था कि ये मेरी पहचान बन जाएगा। कहते हैं ना कि छोटा सा नाम एक वट वृक्ष बन गया, आज मेरी एक छवि बन गई है, एक पहचान बन गई है। तो इस नाम से मुझे जाना जाता है भारत की परमाणु सहेली। मुझे इसके पे बहुत अभी मुझे गर्व भी होता है और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल, बहुत ही गर्व की बात है महिलाओं के लिए, संपूर्ण महिला मतलब जाति के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आपको ये सम्मान प्राप्त है। तो दी, जैसे आप इसकी अवेयरनेस के लिए जगह जगह पर जाते हैं, तो लोगों में इसका इतना विरोध क्यों है? एक्चुअली मैंने पीएचडी इसीलिए किया कि मैं विरोधों को मतलब दूर कर सकूं। और विरोधों का विरोध क्यों है, क्योंकि 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी बम विस्फोट हुआ, जापान के दो शहर थे हिरोशिमा नागासाकी, वो पूरे तरह से ख़त्म हो गए थे। वो बातें हमारे स्कूल 3rd क्लास के चैप्टर में भी हैं, हिरोशिमा नागासाकी, और परमाणु की बात आती है, परमाणु बम फटा, उससे सारा सब कुछ खत्म हो गया था। तो वो डर सबके मन में है। और जब भी थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, 3rd क्लास में वो पढ़ता है, तो उसका परमाणु से पहला इंट्रोडक्शन परमाणु बम के रूप में होता है। जी बिल्कुल सही। तो लोगों के मन में एक बहुत बड़ी बात है कि परमाणु मतलब परमाणु बम, जबकि ये पता होना चाहिए परमाणु बम अलग है, परमाणु बिजली अलग है। ओके। तो ये जो लोगों के मन में मिथ है उसको दूर करना है। तो लोगों के मन में ये जो डर पैदा हुआ है वो वहां से हुआ है। उसको हमें निकालना होगा। तो ये जो परमाणु ऊर्जा है आम जनजीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है? देखिए, आम जनजीवन को, क्योंकि सबको बिजली चाहिए, बिल्कुल सबको गाड़ियाँ चलानी है तो फ्यूल चाहिए जी। फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ऊष्मा ऊर्जा चाहिए, या एक तरह की दूसरी फैक्ट्रियाँ उनको जलाने के लिए स्टीम चाहिए। इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे पास परमाणु ऊर्जा बहुत बड़ा विकल्प है। तो परमाणु ऊर्जा, और दूसरा आम जनता में कैंसर व्याप्त हो गया, तो कैंसर को दूर करने के लिए जो उसका आइसोटॉप है कोबाल्ट 60, वो परमाणु ऊर्जा जिससे जब बिजली बनती है तो उसमें कोरोजन के रूप में निकलता है। अच्छा। तो उसका यूज़ करते हैं, और भारत बहुत बड़ा मतलब एक्सपोर्टर भी है इस चीज़ का। जैसे किसान ने कुछ उगाया और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़मीन में नहीं है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपने फसल उगाई, दालें उगाई, उनको खराब होने से बचाने में। अच्छा। आलू प्याज का अंकुरण हो जाता है, समय से वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको फ्रेश रखने में। फूल है, अपना एक बहुत बड़ी बात है, अपना आम है, एक वैरायटी है अल्फांसो, वो भारत सबसे बड़ा मतलब उसको एक्सपोर्ट करता है। तो हमारा हेल्थ में यूज़ है, मेडिकल में मैंने बताया कैंसर के रोज को दूर करने में। देन इंडस्ट्री, जो हमारी काफ़ी नीचे जो पाइपलाइन दबी है गैसों की, उनमें लीकेज हो गया, आप कैसे पता करेंगे, तो उसको पता करने में यूज़ है। फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्री को चलाना है तो बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, बेसलोड बिजली चाहिए, तो परमाणु ऊर्जा का यूज़ है। फिर हमको आने वाले समय में पेट्रोल डीजल, क्योंकि हम वो उससे भी कार्बन एमिशन हो रहा है, और हमारे देश का 1/3 पैसा, जितना भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 1/3 पैसा हम पेट्रोल डीजल कोयला खरीदने में भारत से बाहर चला जाता है। हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत बने, तो 1600 लाख करोड़ रुपया भारत से जा रहा है। अगर परमाणु ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं और तो हमको कहते हैं ना आत्मनिर्भरता जो है वो इससे आएगी, और हमको क्लीन ग्रीन सस्ती बिजली हम दे सकते हैं, अवेलेबल करवा पाएंगे। हाँ, तो आम जनता का ही विषय है, लेकिन लोगों को इसकी सच्चाई पता नहीं है, लोगों के मन में डर है, लोग विरोध करते हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, तो इसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि ये प्लांट समय पे लगे और सबको सस्ती और स्वच्छ बिजली मिल सके। दी, जैसा आपने बताया कि अगर परमाणु ऊर्जा के संयंत्र हमारे देश में लगते हैं तो आम लोगों तक भी बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा कि इन संयंत्रों से मतलब निकलने वाली जो राख होती है, जो इसका वेस्टेज होता है, उसको डिस्पोजल करना भी बहुत कठिन है और ये बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? पहली तो आपके प्रश्न में एक गलतफहमी है, मैं दूर करना चाहूँगी कि परमाणु बिजली घर से कोई राख नहीं निकलती है। क्योंकि जैसे कोयले से बिजली बनती है, लेकिन कोयला जलने के बाद उसमें राख निकलती है, धुआं निकलता है, जिसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन परमाणु ऊर्जा में जो बिजली बनती है उसमें जो हम मतलब फ्यूल यूज करते हैं उसका नाम है यूरेनियम और थोरियम। ये जलते नहीं है, ये
टूटते हैं। एक फिजन रिएक्शन होती है, एक चैन अभिक्रिया होती है, टूटने से उसमें से कोई राख नहीं निकलती, उसमें से एनर्जी निकलती है। इतनी एनर्जी निकलती है कि वो पानी को गर्म कर देती है। भाई बिजली कैसे बनती है? आप नॉर्मल पानी को गर्म करेंगे, उसमें से स्टीम निकलेगी, स्टीम टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन जनरेटर से जुड़ी होती है, बिजली बन जाती है। तो इट इज ऑल्सो थर्मल एनर्जी। मतलब हम कोयले की बिजली को थर्मल बोलते हैं, परमाणु को भी थर्मल बोलेंगे। तो कोयले में जब बिजली बनाते हैं तो राख निकलती है, धुआं निकलता है, और पानी गर्म करने के लिए गर्मी निकलती है। परमाणु ऊर्जा में राख धुआं नहीं निकलता, एक गर्मी निकलती है जिससे पानी गर्म होता है। पानी गर्म होने से उसमें से भाप निकलती है, भाप क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन जनरेटर से जुड़ी होती है, बिजली बन जाती है। इसमें क्या होता है, गर्मी के साथ साथ कुछ रेडियो पार्टिकल भी निकलते हैं जो रेडिएशन निकालते हैं। जो लोगों के मन में सबसे बड़ी बात है, जैसे कोयले से बिजली बनती है तो 1 लाख मतलब टन धुआं निकला या राख निकली जो पूरे वातावरण में व्याप्त रही और लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो गई। लेकिन उसका कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन परमाणु बिजली घर से 1 लाख टन के सामने केवल 1 किलोग्राम कचरा निकलेगा और उसका भी उतना इम्पैक्ट नहीं है। क्यों? जो भी कचरा निकला उसमें से 70% तो ऐसा होता है जो आप तुरंत ही डिस्पोज कर सकते हैं। बाकी जो 25% बटा जो रियल रेडियोकृत जो अपशिष्ट है उसको हम क्या करेंगे, स्टेनलेस स्टील के कंटेनरों में जमीन के अंदर दबा के रखते हैं। काफी समय तक धीरे धीरे उनकी रेडियोधर्मिता कम हो जाती है और वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वेस्ट है वो वेस्ट नहीं है, उसको हम वापस से यूज करने वाला वो स्पेंट फ्यूल है, उससे हम वापस से बिजली बना सकते हैं। फिर से बिजली जैसे कोयले से राख निकली तो आप कोई उसका रीयूज नहीं कर सकते, लेकिन परमाणु बिजली घर से जो भी वेस्ट निकला उसको आप वापस से यूज करेंगे, वापस से वो स्पेंट फ्यूल बन जाएगा, वापस से उससे बिजली बना सकते हैं और उससे ज्यादा बिजली बना सकते हैं। क्योंकि एक बार में आपने कोई भी फ्यूल यूज किया यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए, उसमें केवल 0.07% यूरेनियम ही बिजली बनाने में काम आया 100 में से। अब कितना बच गया? 99.03% बच गया। वो एक तरह से वेस्ट है। अच्छा। और वो वेस्ट को हम वापस से यूज करेंगे तो उससे 5 गुना बिजली बनाएंगे। तो ये मतलब वो वेस्ट भी वेस्ट नहीं रहता। हाँ, उसको वापस भी वापस रीयूज किया और ये सच्चाई लोगों तक जानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। ये भी लोगों के बड़े मन में बड़ा मिथ है कि इससे बहुत सारा कचरा निकलता है, जबकि इससे बहुत कम कचरा निकलता है। उसको भी बहुत समय तक उसको रखते हैं संभाल के और वो वापस से बिजली बनाने के लिए काम आ जाता है। क्या आपके हिसाब से रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम इत्यादि क्या हमारे देश में, भारत में प्रचुर मात्रा में है? तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पास पूरे विश्व का 1/3 परमाणु ईंधन है। लेकिन उसका नाम है थोरियम। अच्छा। लेकिन थोरियम जो है वो उससे हम सीधे रूप में बिजली नहीं बना सकते। उसके लिए हमें थोड़ा सा यूरेनियम चाहिए जो एक फ्यूल है। लेकिन यूरेनियम हमारे पास है लेकिन वो लिमिटेड जगह पर है। और अभी वहाँ पे आदिवासी लोग उसका विरोध करते हैं, मतलब उसमें हमारा काफ़ी समय चला जाता है। तो हमने क्या किया, जिन कंट्री के पास यूरेनियम बहुत मात्रा में है जैसे ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, हम वहाँ से थोड़ा सा यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे देश में भी बहुत सारे यूरेनियम के मतलब माइंस मिली हैं जिस पे हमारा काम चल रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने में 3 चरण पे हम काम करते हैं। पहला चरण होता है, उसे हम बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें PHWR टाइप के रिएक्टर होते हैं पहले चरण में, जिसमें हम यूरेनियम को यूज करते हैं जो हम अभी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसमें हमें 20,000 मेगावाट की बिजली बनानी है। ये काम हमें सन 2020 में पूरा करना था, लेकिन हम विरोधों की वजह से ये काम हमारा डिले होता गया। आज हमारे देश में 8,780 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है, 23 बिजली घर काम कर रहे हैं। तो इससे जो फ्यूल बचेगा बिजली बनाने के बाद, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, उसका नाम है प्लूटोनियम। अच्छा। तो उस प्लूटोनियम को हम यूज करेंगे सेकेंड स्टेज में, जिसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, FBR। तो पहले स्टेज में बनी 20,000 मेगावाट, सेकेंड स्टेज में बनेगी 1 लाख मेगावाट।
बहुत ज़्यादा। उससे 5 गुना, उसी फ्यूल से 5 गुना आप बना ली। उसके बाद में थर्ड स्टेज पे आता है थोरियम को यूज़ करने की बात, जिसको हम बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मात्रा में फ्यूल है। भारत का 1/3 फ्यूल जो है थोरियम, वो भारत के पास है पूरे विश्व का। तो थर्ड स्टेज में हम जब बिजली बनाएंगे तो उसका प्रोसीजर ये है कि जैसे सेकंड स्टेज में हम बिजली बना रहे हैं जिसमें हम प्लूटोनियम का यूज़ किया, तो जैसे कुकर में दाल पकाते हैं, दाल तो प्लूटोनियम हो गई, लेकिन हमने दाल के साथ साथ आलू भी डाल दिया, तो सेम हीट में सेम टाइम में आलू बॉईल हो गया। तो आलू की जगह हम क्या डाल रहे हैं, थोरियम डाल रहे हैं। तो थोरियम कुछ नहीं करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा जिससे बिजली बनाई जा सके, मतलब फर्टाइल से फिजाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका नाम है यूरेनियम 233। इट इज अ आइसोटॉप, और इसका यूज करेंगे हम थर्ड स्टेज में, जिसका नाम है ब्रीडर रिएक्टर। मतलब जो फास्ट छोटे रिएक्टर होंगे जिनसे बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज में हमने बनाई 20,000 मेगावाट, सेकंड स्टेज में बनाई बचे हुए फ्यूल से 1 लाख मेगावाट, और थर्ड स्टेज में हमारे पास जो फ्यूल है उसका थोरियम यूज किया, उससे लगाई 4,80,000 मेगावाट। ऐसे करके 6 लाख मेगावाट बिजली हम 500 सालों तक 1 रुपये यूनिट से कम में बिजली दे सकते हैं। भारत को साफ सुथरी, नीट, क्लीन, सस्ती बिजली दे सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा में भारत का भविष्य क्या है? भारत एक विकासशील देश है। भारत को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और 100 करोड़ लोग, 75 to 80% लोग गांव में भी रहते हैं, और उनके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगनी हैं। तो भारत का जो भविष्य है वो परमाणु ऊर्जा को लेकर बहुत ही मतलब उज्जवल भविष्य है। इससे भारत को, जो भारत का 1/3 जो रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है, टैक्स रेवेन्यू, उसका 1/3 पैसा बाहर चला जाता है। अगर परमाणु ऊर्जा हमारे देश में फुल फ्लैश में काम करे तो वो पैसा हमारा बचेगा। इससे हमारे देश में महंगाई नहीं होगी और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। जो हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, तो वो चीज़ें, वो भी हमारी चीज़ें चरितार्थ होंगी। फिर पेट्रोल डीजल हमें बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, तो हमारे पेट्रोल डीजल के उसमें तो हमको 100 रुपये लीटर मिलता है, और परमाणु ऊर्जा से अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उससे 5 रुपये का खर्चा आएगा। तो लोगों को भी इतना महंगा नहीं पड़ेगा और हम इंडिपेंडेंट बनेंगे। हमारे ईंधन की जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो जाएगी। इससे बिजली की आपूर्ति पूरी होगी, पेट्रोल डीजल की पूरी होगी, हम हेल्थ में, एग्रीकल्चर में और अपनी इंडस्ट्री में इसका यूज़ कर पाएंगे। तो भारत का बहुत उज्जवल भविष्य है, और भारत आने वाले समय में इस पर बहुत आगे बढ़ रहा है। और बस भारत में जो ये मिथ्स हैं, लोगों के अवेयरनेस लोगों में नहीं है, लोग विरोध करते हैं, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है भारत। तो इसमें जनता को साथ में लेके चलना पड़ता है, और जनता को साथ में लेके चलना है। परमाणु ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, इस बात को मतलब पब्लिक में भी उसका एक पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। मतलब सरकार जो प्लांट को लगाएगी और जनता उसको सपोर्ट करेगी, लोग विरोध नहीं करेगी, तो काम बहुत आसानी से होंगे और भारत का भविष्य बहुत सुनहरा। जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर, जैसे आपने अभी आम का भी उदाहरण दिया मुझे, तो आपने मेडिकल लाइन में भी उदाहरण दिया, तो आम मतलब इसमें परमाणु ऊर्जा कैसे रोल प्ले करती है? एक्चुअली क्या होता है, जैसे आलू प्याज हैं, उनमें थोड़े समय में आप देखते होंगे किचन में रख देते हैं तो उनमें अंकुरन उग जाता है, फिर वो खराब हो जाते हैं, वो खाने लायक नहीं रहते, मतलब। तो ये इसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, मतलब एक रेज, गामा रेज बोलते हैं, और वो इतनी होती है कि उससे हेल्थ इफेक्ट नहीं होते हैं। तो उससे गुजर जाता है, तो उससे क्या, वो रिफ्रेश हो जाते हैं। वो 6-6 महीनों के लिए अब उसमें अंकुर नहीं होगा, वो फ्रेश हो गए। ऐसे ही आम के अंदर अगर अमेरिका भेजेंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा, उसको फ्रेश करने के लिए। तो जैसे फूलों को, मतलब। हाँ, जैसे आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण बताती हूँ। केरल में सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे मैं आपको एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ कि लोगों के मन में डर होता है कि इससे बहुत सारा रेडिएशन निकलता है। तो ये इसके ऊपर मैं मतलब लोगों को जागरूक करना इसलिए उचित समझ रही हूँ क्योंकि हमको नेचर बैकग्राउंड, जो नेचुरल बैकग्राउंड है, उससे हमें 240 मिलीग्राम की रेडिएशन डोज मिलती है। ये रेडिएशन नापने की इकाई है। मतलब आप परमाणु बिजली घर में काम मत करो, परमाणु बिजली घर के पास मत रहो, कहीं भी रहो, आपको नेचुरल बैकग्राउंड 240 मिलीग्राम की डोज मिलेगी, उससे आप भाग नहीं सकते। आप खाना खाते हैं, आप कमरे में रहते हैं, आप सूर्य की रोशनी लेते हैं, आप एरोप्लेन में यात्रा करते हैं, मतलब ये सब चीज़ें जो एक्टिविटी करते हैं, आप बादाम खाते हैं, उससे आपको 240 मिलती है। अब बात आती है कि परमाणु बिजली घर के पास रहने से कितना फर्क पड़ेगा। तो जब नेचर से आपको 240 मिल रही है, परमाणु बिजली घर के पास रहने से आपको मतलब 0.01
मिलीरैम का इजाफा होगा। ओके। जब आपको 240 से कुछ नहीं हुआ तो 0.01 से क्या होगा? आप एक बार का एक्सरे कराते हैं, उससे आपको 20 मिलीरैम की रेडिएशन डोज मिलती है। अगर आप एक्सरे नहीं कराएंगे तो आपको हड्डी का पता नहीं चलेगा, तो उससे भी मतलब एक्सरे करा के भी आप स्वस्थ रहते हैं। आप सिटी स्कैन कराते हैं, उससे आपको 20,000 मिलीरैम की रेडिएशन डोज मिलती है, और उसको लेकर भी आप स्वस्थ रहते हैं। तो 240 से क्या होगा? तो ये बहुत बड़ी एक जागरूकता का विषय है। हमको समझना होगा कि जो देश के विकास में इतनी ज़्यादा मतलब जड़ पे काम करने वाली, इतना उसका भविष्य सुनहरा करने वाली ताकत हमारे पास है, तो हम इस चीज़ की सच्चाई को जानें। मतलब हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम रेडियोधर्मी किरणों से हम रोज रूबरू होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। मैं बताऊंगी। तो नेचुरल बैकग्राउंड तो पूरे भारत में कहीं 240 है, कहीं ज़्यादा कम भी है। केरल में वही बैकग्राउंड 1000 है नॉर्मल। ओके। तो 1000 है, तब भी वहाँ के लोग स्वस्थ हैं। और बल्कि वहाँ के लोग, अपने पूरे भारत के लोग जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर, वो लोग वहाँ पे थेरेपी लेने जाते हैं। एक गड्ढा बना देते हैं 4-5 फीट का, उसके अंदर आदमी बैठ जाता है, कोई भी महिला पुरुष कोई भी बैठेगा, उसको नेचुरल बैकग्राउंड मिलता है। मड बाथ जो और होते हैं। मड बाथ की तरह ही होता है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, वो बैठ जाते हैं, उनको रेडियो मतलब थोड़ा सा रेडिएशन मिलता है, और वो सही हो जाते हैं। तो एक मतलब ये एक तरह से मेडिसिन का काम भी करता है, लेकिन एक कहते हैं ना, जितना क्वांटिटी हमें चाहिए उतना क्वांटिटी मिले। राइट। तो इससे अगर आप ओवरड्यूज, जैसे आपने नींद की, आपको सिर में दर्द हुआ, आपको एक गोली खानी है, आपने गोली खा ली, ठीक हो गए। आप एक की जगह 50 गोली खा जाएंगे, 20 गोली खा जाएंगे, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट करेगी। ऐसी रेडिएशन की एक लिमिट है, उस लिमिट में आप रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका ओवरड्यूज ले लेंगे, ओवर एक्सीड ले लेंगे आप, जैसे सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उसका नोब हम बंद नहीं करेंगे और उसको खुला छोड़ देंगे तो गैस सिलेंडर खतरे का काम करेगी, जबकि हम महिलाएं घर में खाना बनाती हैं। ऐसे परमाणु बिजली घर जो है वो बिल्कुल सेफेस्ट हैं। तो इससे आज इतने साल हो गए, मतलब पूरे भारत में 600 रिएक्टर वर्ष हो गए हैं, और पूरे विश्व में करीबन 20,000 रिएक्टर वर्ष हो गए हैं। एक भी आदमी आम जन से हताहत नहीं हुआ, जबकि हजारों लाखों लोग पॉल्यूशन की वजह से, गुटखा खाने से, मतलब जो उनको सही नहीं है उसको खाने से, लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारे भारत में कितने ऐसे प्लांट हैं? हमारे भारत में 23 रिएक्टर अभी काम कर रहे हैं, और अभी काफ़ी रिएक्टर हमारे निर्माणाधीन है। और आपको बताना चाहूँगी 91-92 में चाइना और इंडिया, क्योंकि चाइना की सब लोग जानते हैं, चाइना और इंडिया बिल्कुल ठीक बात, एक लेवल पे थे, इतना बराबर थे, मतलब ठीक है। आज चाइना की स्पीड इस तरह से बढ़ रही है और हम थोड़े से बड़े हैं। तो चाइना में 100 परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन है। उनका 1 लाख का टारगेट बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। अब हम अभी 8,680 पे अटके हुए हैं। अच्छा। तो हमें भारत, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जनता को साथ में लेके चलना होता है, तो शासन, प्रशासन और जनता तीनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे तो हमारे काम बहुत आसानी से हो सकते हैं, जिसमें जनता का बहुत बड़ा रोल है। ये जो परमाणु ऊर्जा के जो संयंत्र हैं, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहीं पर अगर लगाया जाता है तो उसके आसपास कितना बड़ा क्षेत्र होता है जो उसको वो कवर कर लेता है? एक्चुअली परमाणु जो संयंत्र लगता है उसमें अभी तक जो बिजली घर लगे हैं, उनका एक नियम होता है कि जितनी भी बिजली वो बनाएगा उसकी 50% बिजली तो उस राज्य को देगा, और 50% बिजली भारत को देगा, जो वो किसी पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जहाँ भी परमाणु बिजली घर नहीं है या जहाँ बिजली की ज़रूरत है वहाँ भेजी जा सकती है। और ये परमाणु बिजली घर क्या करते हैं कि 24/7 काम करते हैं। जैसे सूर्य से तो आप केवल दिन में बिजली बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन में आप 20% काम करता है सोलर, 20%, लेकिन परमाणु बिजली घर 95% काम करता है, बल्कि 100% काम करता है। यानी आपने 100 रुपये लगाया फॉर एग्जाम्पल, तो उससे 20 रुपये के बराबर आउटपुट मिला सोलर में, लेकिन परमाणु बिजली घर में 100 रुपये के बराबर ही आउटपुट मिला। तो परमाणु ऊर्जा से जो बिजली बनती है वो ज़्यादा घरों तक बिजली दे सकता है। मतलब परमाणु बिजली घर के परमाणु जो प्लांट है उनकी एज भी बहुत बड़ी ज़्यादा होती है। जैसे सोलर की तो 25 साल होती है, 25 साल के बाद आपको डिसमेंटल करना पड़ता है, लेकिन परमाणु बिजली घरों की जो एज होती है 60 साल से लेकर 120 साल होती है। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदे देने वाले होते हैं। और इससे मतलब अभी तो आने वाले समय में छोटे छोटे रिएक्टर भी आएंगे 30-30 मेगावाट के। अच्छा।
ट्रक के बराबर पीछे का जो हिस्सा है ना, उस पर प्लांट लगाया और उसी से बिजली बनी और वहीं के आसपास के क्षेत्रों को बिजली मिल गई। अच्छा, मतलब ऐसा मतलब बड़ी बड़ी development ग्रिड से हो रहा जोड़ने की है। जरूरत नहीं है। ओके। ऑफ ग्रिड प्लांट भी ये लग रहे हैं अभी। SMR स्मार्ट मॉड्यूलर रिएक्टर ये प्लांट लगेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मोरबी है जहाँ बहुत टाइल बनती है, या सूरत है जहाँ बहुत कपड़ा बनता है और वहाँ वो लोग कोयला यूज़ नहीं कर सकते और उनको बिजली चाहिए, हीट चाहिए, स्टीम चाहिए, तो वहाँ पर प्लांट लगे नॉन ग्रिड, और वो प्लांट वहीं के सारे फैक्ट्री वालों को वहाँ से उनको बिजली मिल जाए और अनवरत बिजली मिले। तो मुझे एक चीज़ और बताइए कि क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग मतलब वो प्लांट बिल्कुल सेफ है? हाँ, यही सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बता रही थी, ये पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सिक्योर है। और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि जापान के अंदर अभी 2011 में जो फुकुशिमा इंसिडेंट हुआ था, वो भी लोगों को याद है। 2-3 जो इंसिडेंट है वो भी मैं बताना चाहती हूँ। 1986 में चेरनोबिल लोगों को याद है। अभी 2011 में फुकुशिमा याद है। तो चेरनोबिल में जो हुआ था, वैसे प्लांट बनना ही बंद हो गए। अभी तो सेफ्टी प्रोसीजर बहुत चेंज हो गए हैं। और उस समय भी केवल 50 लोग जो फायर फाइटर्स थे, WHO की रिपोर्ट के अनुसार वो लोग मरे। बाकी लोग उस भ्रम में, उस भय लोगों के अंदर आ गया जो कि परमाणु ऊर्जा बिजली घर से नहीं मरे, ये सच्चाई है। दूसरा, फुकुशिमा जो हुआ 2011 में जापान के अंदर, पहली बात तो जापान के अंदर भूकंप और सुनामी आती रहती है। भारत के हिसाब से वहाँ एक भी प्लांट नहीं बनने चाहिए। अच्छा। लेकिन फिर भी जापान 37% बिजली परमाणु से बनाता है। और परमाणु बिजली से बनाने के लिए उनके प्लांट जो सुनामी आती है उसकी प्लेट से 100 मीटर की दूरी पर थे। 100 किलोमीटर की दूरी पर थे, फॉर एग्जाम्पल। और हमारे यहाँ जो प्लांट हैं वो 1000-1200 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। फिर दूसरा, वहाँ के जो परमाणु बिजली घर है उनको मतलब अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत विश्वास था कि हाँ बिजली जाएगी नहीं। लेकिन जैसे ही सुनामी आई, जैसे ही भूकंप आया, बिजली खत्म हो गई और उनको ठंडा करने का मौका नहीं मिला। जबकि हमारे प्लांटों के अंदर जो भी रिएक्टर होता है उसमें ऊपर इतना पानी भरा रहता है कि कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आए तो गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटी फोर्स से वो पानी ऑटोमेटिकली नीचे आएगा और रिएक्टर को विदिन अ सेकंड कूल कर देगा। ये सुरक्षा के पॉइंट वहाँ नहीं थे। तीसरा, वहाँ पे जो डीजल जनरेटर थे वो अंडरग्राउंड रखे हुए थे। जैसे ही फ्लड आया वो सारे बह गए। हमारे जितने भी डीजल जनरेटर है 2-2 मंजिल ऊपर रखे होते हैं। अच्छा। तो वी आर मोर सेफ। हम बात करते हैं तो इंडिया में एक इतने सालों का एक्सपीरियंस है और ये सारे जो सेफ्टी प्रोसीजर है, फीचर्स है, वो ध्यान रखे जा रहे हैं ऑलरेडी। इसलिए वी आर मोर सेफेस्ट। और हमारे परमाणु बिजली घर बिल्कुल सेफ हैं। एक मिसाइल भी दागी जाए, अभी जो युद्ध की बात चल रही थी, इतने सेफ हैं, इतने सुरक्षित हैं, इतने मजबूत हैं कि एक मिसाइल भी दागी जाए तो भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि रिएक्टर जो होता है उसकी जो दीवार होती है वो 1 मीटर लंबी होती है और वो भी कंक्रीट और लोहे की होती है। उसके बाद उसमें ब्लैंक स्पेस होता है। उसके बाद फिर 1 मीटर लंबी दीवार होती है कंक्रीट और लोहे की। तो कोई मिसाइल भी दागी जाए तो भी कुछ नहीं होगा, इतने मजबूत हैं। मतलब लेयर पे लेयर इस तरीके से। तो ये भारत के परमाणु बिजली घर हैं जिनको सारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं उनको बनाया गया। बात करते हैं आपके परमाणु सहेली अभियान की। तो इसके कोई यादगार अनुभव या कोई ऐसी कहानी इसके पीछे कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं गुजरात में मीठी विधि में 6500 मेगावाट का परमाणु बिजली घर, जिसका बहुत वहाँ के फार्मर विरोध कर रहे थे, तो मैं वहाँ गई और वहाँ मतलब 400-500 किसान होंगे जो मतलब नहीं चाहते, विरोध में थे। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यहाँ परमाणु बिजली घर लगेगा, हमारी ज़मीन ले ली जाएगी, तो हमारे लिए क्या कर रहे हैं आप किसान। तब जाके ये मोड़ आया कि अभी हम मॉडल गांव बना रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ताकि बड़ी बड़ी योजनाएं इन विरोधों में ना रुके, लेकिन जो किसान इसके लिए ज़मीन दे रहे हैं तो उनके लिए भी एक ऐसा हम काम करना चाहते थे ताकि वो पूरी तरह से आत्मा से। ये तो विरोध ऐसा था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, जमीन मांगोगे तो चीर देंगे। तो उस जमीन पे आप पानी का काम करें तो उनको भी एक फीलिंग हो, पूरे भारत में क्रांति, एक सोच जाए कि परमाणु सहेली केवल परमाणु बिजली घर के लिए ही काम नहीं कर रही, वो किसानों के लिए भी काम कर रही है, ताकि सभी तरफ से पॉजिटिविटी मिले, सभी का सपोर्ट मिले, तो हमारी बड़ी बड़ी योजना धराशायी नहीं हो और हमारे किसान भी खुश रहें।
बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि परमाणु बिजली का लगाने के लिए किसानों की ज़मीन भी चाहिए बड़े लगाने, लेकिन अभी तो ये परमाणु बिजली घर कहीं भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ साइटें निर्धारित हैं वहाँ पर प्लांट लगाने, तो वहाँ के सभी लोगों का हमें सामंजस्य, वहाँ के सभी लोगों का सपोर्ट, वहाँ के सभी लोगों का साथ के बिना नहीं बना सकते। बिल्कुल सही। मतलब वहाँ से ये मॉडल गांव का आइडिया आया। हाँ, मॉडल गांव का आइडिया आया। और इस आइडिया में भी मैं बताना चाहूँगी कि 2019 में जब कोरोना था तो मेरे बेटा है विप्र गोयल जो IIT खड़गपुर से पास आउट है, उसको जयपुर आने का मौका मिला। और उस समय गांव में लोग मर रहे थे, डर रहे थे, बता नहीं रहे थे, तो उसने एक ऐप बनाई जो बिना गांव में जाए हुए ही हमने 200 लोगों का क्योर किया, उनका ट्रीटमेंट किया, उनको दवाइयाँ भेजी, उनका खाना पीना भेजा। इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी सराहा और इस टाइम हमें गांव से कनेक्ट होने का मौका मिला। राइट। उसी समय हमने GPDP बनाई, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, एक गांव का प्लान बनाया जो पहली बार बना। और उसमें 6 महीने हमने गांव वालों के साथ में उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन्हें क्या चाहिए, प्लान बनाया पूरे गांव का, जो पहली बार हुआ। और उसके इस प्लान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए मॉडल स्वीकार किया और विप्र को दिल्ली बुला लिया पंचायती राज मंत्रालय में कि आप अपनी सेवाएं दो यहाँ पर। और वो विप्र वहाँ दिल्ली में गए, पंचायती राज मंत्रालय में रहे और उन्हें कई राज्यों में भेजा इस बात को लेकर। पे काम शुरू किया और करीबन 500 पॉइंट बनाने का काम हमने शुरू किया। वो सपना आज 300 पॉइंट हमारे बन चुके हैं। क्या बात है। और इस क्रांति को हमें 1 लाख किसानों तक लेके जाना। सही बात है। तो जैसे आप एक युवा बेटे की माँ हैं, तो मैं चाहूंगी कि आज भारत की युवा जनरेशन को, गर्ल्स को, युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो महिलाओं में एक सिंसियरिटी होती है, वो कोई काम ठान लेती तो करती है। क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो ऐसा मैं चाहती हूँ कि भारत की जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, वो कुछ ना कुछ जो भी उन्होंने सोचा है, जो उनका क्रिएटिविटी है, जो उनका इंटरेस्ट है, वो कुछ भी करना चाहती है, उसमें वो आगे बढ़े। क्योंकि महिला जब ठान लेती है कि मुझे करना होता है तो वो कर ही लेती है। दुर्गा का रूप होती है। बिल्कुल ठीक बात। और जब वो महिला घर से बाहर निकलकर उस ज्ञान को फैलाने की भी ताकत रख सकती हैं तो वो सरस्वती होती हैं जी। और जब वो महिला अपने घर का, अपने समाज का, अपने देश का आय को बढ़ाने का साधक बन जाती है तो वो लक्ष्मी होती है। तो महिला, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बेटी घर में होती है, जब तक शादी नहीं होती तो माता पिता को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका जो भी इंटरेस्ट का फील्ड है उसमें उसको पूरा सपोर्ट करें। शादी हो जाती है तो सास ससुर हैं, उसके माता पिता होते हैं, उनको भी अपनी बहू को सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ा सपोर्ट शादी के बाद उसके पति का होता है। तो पति को भी लगना चाहिए कि मेरी पत्नी के अंदर ये एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं तो मैं उसको सपोर्ट करूँ। ये मायके से मेरे पास आई है तो मैं उसको, तो हो सकता है वो बहुत बड़ा क्रिएशन कर जाए। तो ऐसा ही सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली से मिला, तो मेरे हस्बैंड से मिला, मेरे बेटे से मिला, तो मैं ये कर पाए। और मैं संदेश देना चाहती हूँ कि भारत की सभी लड़कियाँ, महिलाएं जो भी कुछ करना चाहती हैं कर सकती हैं। अपने अंदर हिम्मत रखें, विश्वास रखें और अपना कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी छोटा इंटरेस्ट है, वो बड़ा बन जाता है अगर आप उस पर कंटिन्यू चलते हैं। कंटिन्यू काम, कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है अपने काम में, कहते हैं ना लगन, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर नीलम गोयल का कौन सा ऐसा मूल मंत्र है जो उनको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है? कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। तो ये एक ऐसा मंत्र है कि पॉजिटिव होकर आपको किसी ने कुछ कहा तो आप टेंशन में ना रहें और काम को आगे बढ़ाएं। जब मैं हरियाणा में थी, रात को 12:30 बजे मुझे बस ने छोड़ा और मैंने देखा रात को 12:30 पौने 1 बजने, पूरा सुनसान इलाका है, चौराया है और मैं कभी हरियाणा गई नहीं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं सर्दी, गर्मी, बरसात सब भूल गई हूँ। तो उस दिन मुझे अपनी शक्ति का एहसास हुआ। और हरियाणा में 2800 मेगावाट का परमाणु बिजली घर था जिसका विरोध कर रहे थे, उसका उद्घाटन हुआ। तो ये एक कंसिस्टेंसी थी, एक लगन थी, एक अपनी हिम्मत थी। तो अपने अंदर दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सारे रूपों को सोचो कि वो सब हमारे अंदर हैं, तो सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल आपके लिए 2 पंक्तियां कि हर मुश्किल तुझसे हारेगी, थोड़ा खुद पर विश्वास तो कर।
तेरी है ज़मीं तेरा अंबर, तू कदम बढ़ा आगाज़ तो कर। तो इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस शो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी जो शायद युवाओं के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, इवन भारतीय हर आदमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल है। कैसे हम भारत को विकासशील से विकसित देश तक लेकर जाएं, ये उसी के ही आयाम है, ये उसी की ही उड़ान है। मेरी पूरी मतलब आपको विशेष है कि आपका ये अभियान पूरी तरीके से पूरे भारत भर में फैले। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए आपको परमाणु ऊर्जा के प्रति सच और झूठ जितने भी प्रकार की बातें हैं वो सभी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये अभियान, भारत की परमाणु सहेली का ये अभियान आगे तक पहुंचे और हम भी कहीं ना कहीं इस सहयोग में, इस अभियान में छोटी सी अपनी भागीदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका।